हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, आपसे ही समझना चाहेंगे कि ईरान का जो मास्टर प्लान है वो किस तरह का नजर आ रहा है, और क्या वाकई ईरान जो कह रहा है कि वो ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो क्या उससे कामयाबी मिल पाएगी? यानी क्या ईरान खुद चाहता है कि ये जंग तवील चलती रहे? जी, ईरान बिल्कुल चाहेगा कि ये जंग जो है दूसरे डायरेक्शन से चलती रहे। मींस कि जो है जिस तरह से वो प्रेशर डाल रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला अमेरिका पे, क्योंकि देखिए मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है और मिड टर्म इलेक्शन जो है ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें उनकी पार्टी लूज करती है तो उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद वो जो बिल पास कराते हैं या जंग के लिए जो भी बजट वो पास कराएंगे, शायद वो पास नहीं हो पाएगा। तो इनडायरेक्टली ईरान के लिए बहुत बड़ी जो जीत होगी, क्योंकि देखिए दोनों फरीक हैं, जो दोनों कंट्री जो आपस में जो उनका वार चल रहा है, दोनों को ये समझ में आएगा कोई इजिली एक दूसरे को हरा नहीं सकता इस वार में। क्योंकि अमेरिका की जहां तक बात करें, अमेरिका सुपर पावर समझा जाता है, दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री। उसके बावजूद अभी तक ईरान को जो है उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाया जिस तरह से शुरू में बातें कही जा रही थी, 1 हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल जो है खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान को भी पता है कि अमेरिका भी बहुत बड़ी पावर है, वो जो है आसानी से हम उसको जो है डिफीट नहीं कर सकते। तो इसलिए ईरान भी डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है, डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है, ताकि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका पे दबाव पड़े। और खासतौर से ट्रम्प जो है, जिस तरह उनकी पॉलिसी रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी वो गिरते जा रहे हैं अपने कंट्री में भी, और जो है जो उनके खासतौर से जो उनके अलाइज हैं उनसे भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, नेटो से बहुत खराब चल रहे हैं। तो शायद ईरान उसका फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन एक चीज और है, जिस तरह से ट्रम्प जो है, ट्रम्प भी कुछ पॉलिसीज अपनी बना रहे हैं ताकि इकोनॉमिकली ईरान को बहुत कमजोर कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो है ईरान अलग थलग पड़ जाए। तो ये कई चीजें अभी आपने देखा, एक नया बिल पास किया जो है उनके जो है कांग्रेस में पास हुआ है, जो कि ट्रम्प को पावर देता है कि वो जो है 100% जो है टैरिफ लगा सकते हैं। देखिए इससे भी जो है उसके जो अलाइज अमेरिका के, जो अमेरिका से जिनकी अच्छी दोस्ती, तो उससे भी बहुत जो है आने वाले दिनों में नुकसान होगा। हमारे कंट्री पे भी वो लगा सकता है अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं न कहीं जो है ट्रम्प के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर इस तरह से आकलन किया जा सकता है। मैं यूके देवनाथ जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या जिस तरह का रवैया ट्रंप का नजर आ रहा है कि बातचीत हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक बार फिर से वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने आ रहे हैं, तो क्या ट्रंप की भी ये स्ट्रैटेजी है कि वो इस तरह से माहौल को बदलते हुए दिखाई दें? जी हाँ, हम जो देख रहे हैं कि ट्रंप कई बार धमकी देते हैं कि ईरान के ऊपर फिर से बमबारी चालू कर देंगे, बहुत भयंकर अटैक कर देंगे, ऐसा हमला कर देंगे ईरान के ऊपर जैसा हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ। लेकिन लग रहा है कि उनके ये बयान सारे बयान थे अपनी रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए या ईरान की सरकार को डराने के लिए। अब ट्रंप को समझना पड़ेगा कि 5 महीने की जंग हो चुकी है, ईरान की सरकार डरने वाली नहीं है। ईरान की सरकार को मालूम है कि अमेरिका ये जंग जीत नहीं सकता, और ईरान की सरकार को मालूम है कि ईरान इस जंग को हार नहीं सकता। देखिए, जब तक अमेरिका जंग जंग और बमबारी करूंगा ऐसे बात करेगा तो मामला पूरा ईरान की फेवर में चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका 500 बम गिराएगा, 1000 बम गिराएगा, तो उससे ईरान को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, लेकिन ईरान तो घुटनों पर नहीं आएगा। ईरान ऐसा मुल्क है जो सदियों से कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, आज भी वो किसी का गुलाम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईरान में अभी जो आम आवाम है वो मजबूती से सरकार के पीछे खड़ी है। हाँ, इक्का दुक्का लोग हैं ईरान में जो कि अपने उन दिनों को याद करते हैं जब शाह ऑफ ईरान वहां थे, रजा पहलवी। और रजा पहलवी के टाइम में कुछ परिवार थे, उन्होंने खूब फायदा किया, कमाया, मुनाफा कमाया, खूब मौज मस्ती की। तो वो जो परिवार हैं वो शायद थोड़ा बहुत प्रेजेंट रिजीम के खिलाफ हैं, लेकिन ईरान की आम जनता जो है वो कमोबेश सरकार के साथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास और क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पास कोई ऑप्शन नहीं है, बातचीत करें। अब फिलहाल वो बातचीत का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
वो चाहते हैं कि बातचीत अगर ईरान के साथ करेंगे तो वही मामला घूम फिर कर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही शुरू होगा। हम्म। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि ओमान और ईरान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर बातें चल रही हैं शायद बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगी, वो फाइनलाइज हो जाएं। ईरान बोल रहा है कि अरब सागर से जो शिप्स जाएंगी अंदर पर्शियन गल्फ में, वो ईरान उत्तर दिशा से जाएं, यानी ईरान के तट के साथ लग लग कर जाएं। और ईरान कह रहा है कि जब पर्शियन गल्फ से शिप्स कच्चा तेल और गैस लोड करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर अरब सागर और हिंद महासागर की तरफ जाएं, तो वो साउथ वाला जो चैनल है जो ओमान के तट के साथ लगा हुआ है उसके साथ लग लग कर जाएं। तो फाइनलाइज जैसी हो जाएगा तो अमेरिका को आइडिया होगा कि अगली बातचीत क्या करनी है। जो अभी ईरान और ओमान के बीच में बात हो रही है उसमें ईरान ने तो कह दिया है कि चाहे ओमान के साथ समझौता ऐसे हो या वैसे हो, वो इजरायली और अमेरिकन शिप्स को नहीं जाने देगा। अब ये अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी का मामला हो जाएगा, क्योंकि चलो अमेरिका के कमर्शियल शिप्स तो हैं ही हैं, अमेरिका की जो नेवी के शिप्स हैं वो भी पर्शियन गल्फ में जाते रहते हैं आते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका की नेवी की 5वीं फ्लीट का जो बेड़े का हेडक्वार्टर है वो तो बहरीन में है। और अमेरिका ने अपने सारे देशों में नेवी, कुवैत तक अपनी नेवी के शिप्स को तैनात किया हुआ है। तो ईरान अगर ओमान के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें एक समझौते में शर्त ये डाल देगा कि अमेरिका का कोई जहाज अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, फिर तो अमेरिका को बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल। वहीं शहजाद साहब, अगर अमेरिका की तरफ से रवैये की बात करें, अमेरिका ने जो ईरान के डिजिटल फाइनेंस नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, तो क्या कुछ उसका असर हो पाएगा? और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो जंग है अब वो सियासत और मईशत तक भी पहुंच चुकी है, तो क्या अमेरिका का और पाबंदियां बढ़ाना इस बात के लिहाज से कितना सही है? क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि मेरी बातचीत जारी है, मैं भी शामिल हूं ईरान से बातचीत करने में, और दूसरी तरह वो इस तरह की पाबंदी लगा रहा है। तो क्या अमेरिका खुद ही कंफ्यूज है अपने बयानों को लेकर, अपने नजरिए को लेकर? जी देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान को जो है बहुत ज्यादा उस पर इससे दबाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पहले से बहुत खराब है और वहां के जो लोग हैं उनको पता है कि हम जंग में हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक जहती अपने कंट्री और अपने लीडर्स के तय दिखाई है, उससे लग रहा है कि वो लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं। क्योंकि महंगाई वहां पहले से थी और महंगाई बढ़ती जा रही। अगर अमेरिका इस तरह का प्रेशर डालेगा उससे और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो पूरी उनकी आवाम है वो ये सोच के चल रही कि हम जंग में हैं। अगर यही इंपैक्ट अगर अमेरिका पे पड़े उसके, तो वहां की आवाम जरूर उसके खिलाफ जो है रेसिस्टेंस ज्यादा कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से ईरान भी डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है, जिस तरह से उसने हॉर्मुज डिप्लोमेसी किया, उसके अलावा जिस तरह से और कंट्रीज से और रिलेशन बनाने या बातों करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन वो समझौता जो है एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी ईरान एक तरफ से मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और आप देख लीजिए, कहीं न कहीं इजराइल जो है इसमें डुअल पॉलिसी कर रहा है, इजराइल को इससे फायदा हो रहा है। इजराइल जो है, जो इजराइल की डायरेक्ट जो जंग हो रही थी ईरान से, उसने रोक दिया है और उसको अमेरिका को दे दिया। अमेरिका उसकी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल अभी भी लेबनान पे भी अटैक, कल उसने लेबनान पे अटैक किया, काफी लोग मारे गए। इसके अलावा आपने देखा गजा में कितने लोग मारे गए और लगातार वहां भी बम्बिंग वो कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो है इजराइल जो है जिस तरह से इस जंग को इस्तेमाल कर रहा है, इस कंडीशन को इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए, शायद ट्रम्प जैसा जो कमजोर लीडर, हम अब कह सकते हैं कि शायद उनको डिप्लोमेसी उस तरह से नहीं आती जो अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले रहे हैं। इसी वजह से ट्रम्प ने जो है ना अपनी आर्मी या जो अपनी फौज को वहां पे लगा रखा है, जिस तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को दांव पे लगा रखा है। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प या अमेरिका को जो है उसके इंटरेस्ट को बहुत नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से वहाँ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, वहां देखिए जो नए इलेक्शंस हो रहे हैं, नए नए लीडर्स आ रहे हैं, वहां पे नई तरह की पॉलिटिक्स वहां पे दिखाई दे रही है। शायद ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स इसी वजह से जो है, जो पॉलिसीज ट्रम्प की रही है, इसी वजह से जो वहां पे एक तबका जो है, जो कमजोर तबका है खास तौर से, उसको ये लग रहा है कि हम एक कठपुतली बने हुए हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो वो चाह रहे हैं कि उनको भी हुकूक मिले, राइट्स मिले। तो ये मुझे लग रहा है कि ट्रम्प की वजह ही से हो रहा है।
तो जी। मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वहां की पॉलिटिक्स में, वहां के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। और वहां के जो आम लोग हैं, जो जो अभी जो है वहां पे रह रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है ट्रम्प जैसी जो पॉलिसी, उसके खिलाफ रेसिस्टेंट, जैसे आप देखिए ममदानी का जीतना, अल सईद जो है, जिस तरह की वो पॉलिसीज ला रहे हैं। आप ये देखिए, एक तरह इस्लामोफोबिया भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है मुस्लिम लीडर्स या जो साउथ एशियन जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एशिया के लोग जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि अमेरिका के लोग जो है कहीं न कहीं जो उनके लीडर्स हैं, चाहे वो ट्रंप हो चाहे दूसरे लीडर्स हैं, उनको पसंद नहीं करना उस पर, वो एक नए नए अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, नई पॉलिसी की तरफ। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को उसका पड़ेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और जिन नामों का जिक्र किया, जिस तरह से वो लोग जीते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नए बाब की शुरुआत देखी जा सकती है क्या? वहीं यूके देवनाथ जी, जिस तरह से इस जंग के असर की बात चल रही है, चाहे वो मईशत को लेकर हो, सियासत को लेकर हो, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, जिस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी, क्या इस जंग पर कोई असर पड़ेगा या इस जंग की वजह से उन चुनावों पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इस जंग की वजह से काफी हद तक मिड टर्म इलेक्शन में फर्क पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि ये जंग सही दिशा में जा रहा है और अमेरिका जीतने वाला है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि जंग लड़ने के बाद अमेरिका की जो कोशिशें थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, ईरान न्यूक्लियर जो 400 किलो मटेरियल है उसको अमेरिका को हैंडओवर कर दे, ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें ना बनाए, ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे, तो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स, और अभी वहां फंड रेजिंग का देखिए प्राइमरीज हो गई हैं वहां पर, तो फंड रेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पर होता है। जो डोनर्स हैं वो 10 तरह के सवाल पूछकर तभी डोनेट करते हैं फंड्स को। दूसरी बात है, देखिए वहां हम सोचते हैं कुछ लोग रिपब्लिकन्स हैं, कुछ लोग डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हर देश की तरह से वहां पर भी करीबन 15 से 20% लोग फेंस सिटर्स होते हैं। ये वो वोटर्स होते हैं जो ना क्लियरली डेमोक्रेट हैं ना क्लियरली रिपब्लिकन हैं, ये देखते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो फेंस सिटर्स हैं, न्यूट्रल वोटर्स हैं, इनको तो टोटली कंफ्यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल लग रहा है कि ये जो न्यूट्रल वोटर्स हैं करीबन 20%, ये डेमोक्रेट्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो फिर तो सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डोनाल्ड ट्रंप 6-6, 7-7 सीटें हार जाएंगे और का बहुमत भी कम हो जाएगा। यानी हम देखते थे कि ट्रंप ये बड़े बड़ी सिग्नेचर कर रहे हैं ना, वो पेंट ब्रश जैसे, वो सिग्नेचर बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो सिग्नेचर तो फिलहाल वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी छोटी सी मेजोरिटी है सेनेट में, फिलहाल उनकी छोटी सी मेजोरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो बड़े बड़े सिग्नेचर कर देते हैं, जानते हैं कि वो उनके कांग्रेस में पास हो जाएगा। लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन के बाद वो ये 6-7 सीटें हार गए, फिर तो वो बंधुआ प्रेसिडेंट बन जाएंगे डेमोक्रेट्स के। जी जी। वहीं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, और जिस तरह से ईरान की हिकमत अमली नजर आ रही है, और हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये देखा गया, जो मुस्लिम ममालिक का रोल है उसको लेकर अभी तक क्या समझा जा सकता है, और हाल ही में जो ईरान की तरफ से कहा गया है कि इत्तेहाद करें और खुद एतमादी को बढ़ावा देने का उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा एक्सपेक्ट करना मुस्लिम ममालिक से उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? जी देखिए, एक्सपेक्टेशन तो है उनकी, क्योंकि जिस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई उसके बाद शुरू में आपने देखा होगा ज्यादातर कंट्री में जो खास तौर से मुस्लिम ममालिक जो थे उसमें ज्यादातर जो यूथ या जो यंग लोग हैं या जो भी वहाँ की आवाम है, कहीं न कहीं ईरान की तरफ एक सिंपैथी उनकी रही। जब उनके लीडर्स को जो असैसिनेट किया गया उसके बाद एक तरह की सिंपैथी रही। लेकिन खास तौर से देखिए, जो मजबूत मुल्क हैं जीसीसी के जो है, वो खासतौर उनके पास पैसे बहुत हैं और वो कहीं डोनेट भी करते हैं, कई मुस्लिम कमजोर कंट्री जो उनको पैसे भी देते हैं, डोनेट करते हैं।
तो जो लीडर्स हैं उनकी कहीं न कहीं जो पॉलिसीज बहुत फेवर में ईरान के नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है एक कंट्री में पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से लीडर्स नहीं है, क्योंकि हम मोनार्की है और वो मोनार्की को कहीं न कहीं डायरेक्टली एक डेंजर या खतरा जो है बना रहता है कि जैसे खास तौर से मैं बात करूं, आप देखें हम इजिप्ट की बात कर सकते हैं, वहां पे इख्वान से जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे मुर्सी, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के वहां पे आया, लेकिन आपने देखा होगा अमेरिका ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, और जो ये गल्फ नेशंस भी जो है ज्यादातर उसके सपोर्ट में मुर्सी की नहीं रहे। तो फिर मुर्सी को जो है हटा दिया गया वहां से, और फाइनली उनकी डेथ भी हो गई। तो आप ये देखें क्योंकि इख्वान टाइप की जो भी आइडियोलॉजी है, ये जो खास तौर से जो मोनार्कीज हैं जो जीसीसी की, उनको एक डर है कि वो अगर उनका जो इस खित्ते में अगर उनका जो है इम्पैक्ट बढ़ेगा तो हमारी मोनार्की नहीं रह पाएगी, फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ आएगी, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस आएगा तो आप देख लें जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम है, पूरे दुनिया में आप देखिए यूथ जो है वो कहीं न कहीं जो है वो दूसरे तरीके से अब देखने लगा। वो ट्रेडिशनल लीडर्स जिस तरह से वो हुकूमतें या रूल्स चला रहे हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आप देखिए। उनको भी एक डर है कि अगर इस टाइप के लोग आते हैं, इस तरह के लोग मजबूत होते हैं, चाहे वो हमास हो चाहे मुर्सी हो, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह के लोग, इसीलिए शायद अमेरिका से भी वो लोग अपनी अमेरिका इतना नुकसान उनका करता है उसके बावजूद जो है वो चाह रहे हैं कि अमेरिका से हमारा रिलेशन बना रहे, ताकि अमेरिका अगर हमारी हुकूमत को बचाना तो अमेरिका सेव करेगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अटैक किया उनके इंटरेस्ट पे अमेरिकन इशू, कहीं न कहीं उसके हुक्मरान जरूर जो है दिमाग में दो चीजें बन रही, इसीलिए आपने देखा होगा एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अभी आपने देखा होगा टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक बनाया है, और ऐसे कई नए वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपना डिफेंस खुद करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान को बहुत ज्यादा जिस तरह से एक्सपेक्टेशन उसको है जीसीसी कंट्री उसको सपोर्ट करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूके देवराज जी, कई लोग खबरदार भी कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा इंतजार कराना भी ट्रंप को खतरनाक बना सकता है, यानी और समझौते की जो उनकी दिलचस्पी है उसको भी कम कर सकता है। क्या इस तरह से भी इसको आंका जा सकता है यूके देवनाथ जी? देखिए, जहां तक ईरान की बात है, ईरान जो है लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ईरान को लड़ना ही नहीं है। ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि बस वो वहां रहे, जिंदा रहे, सांस लेता रहे, उसको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जबकि अमेरिका को मालूम है कि ये जंग जल्दी से जल्दी बंद करनी है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज वरन अब एशिया के कंट्रीज भी रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज इसलिए परेशान है क्योंकि इस जंग की वजह से उनका टूरिज्म डूब गया है, उनके मॉल सारे खाली पड़े हैं, 5 स्टार होटल उनके खाली पड़े हैं, उनके कच्चे तेल का जो एक्सपोर्ट था वो भी एडवर्सली अफेक्टेड हो गया है। और एशिया के देश भी अभी अमेरिका से अच्छा खासा नाराज है, क्योंकि अमेरिका ने जो ये लड़ाई थोपी है ईरान के ऊपर, इसकी वजह से एशिया के देश जो हैं कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं एशिया में, हम नाम ले लें ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, ये सब अमेरिका के मित्र देश हैं। इन सब देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत 40%, 80% बढ़ गई है। बीच में फिलीपींस में तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत डबल हो गई थी। तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, रोज फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हुजूर आपकी वजह से हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमारे देश में जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए और हमारे महल में घुस जाए। जी बिल्कुल, ये तमाम खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं और फिक्र भी लोगों को लाहक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।